हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि भाई 22 जून से अनअकैडमी प्लस के 3 मेगा बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या डेट है? 22 जून, यानी कि लास्ट मंडे जो गया है वहाँ से 3 मेगा बैचेस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने पे ज्वाइन कैसे करना है आपको कि रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू आपको इसमें ज्वाइन करना है। अब देखिए, ये जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं ये क्या है, ये प्री मेंस और इंटरव्यू, यानी कि आप एक बार इसमें एडमिशन लेंगे और आपका जो यूपीएससी का प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, ये तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि ये प्री का बैच है कि मेंस का। आपको पूरी एक बार आपने एंट्री ली और टिल सिलेक्शन तक, आपको इंटरव्यू तक, तीनों स्टेजेस की जो गाइडेंस है, जो पढ़ाई है, जो स्टडी मटेरियल है, सारी चीजें, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी प्लस। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल स्टार्ट हुआ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यानी कि आपके पास भाषा का कोई भी हडल नहीं रह जाएगा। आप किसी भी भाषा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट सीरीज जो है, इसकी एनालिसिस होगी। इसमें मॉक टेस्ट आपको बेस्ट, वैसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए डिज़ाइन करे गए हैं जैसे हूबहू आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, तो उसकी पूरी एनालिसिस होगी। प्री की भी, मेंस की भी सारी एनालिसिस यहाँ पर आपको कराई जाएगी। तो पूरा थ्रू आउट आपकी जो जर्नी है उसमें आपको हेल्प करेगा अनअकैडमी प्लस। तो आपको जल्दी से जल्दी, अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए, इसको ज्वाइन करना है। और कैसे ज्वाइन करेंगे आप? रैंक 10 रेफरल कोड के थ्रू। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कोर्स फीस होगी, पहली चीज़ तो उसमें 10% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको अनअकैडमी प्लस का कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसकी जितनी सारी बुक्स आती हैं, जितनी जो मेन बुक्स हैं जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते हैं, वो सारी बुक्स का पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होंगी। प्लस अनअकैडमी प्लस के जो भी एजुकेटर्स हैं, जो भी उसके टीचर्स हैं, आपको उनके मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आरती मैम के गाइडेंस में आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो अब बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि देखिए समय हमारे पास जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पेपर, अब टारगेट जो है हमारा वो पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये कोर्स कैसा है, यूपीएससी 2020 और 2021 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। पूरी डिटेल यहाँ पर बोर्ड में आपके सामने है। रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करना है और इन किसी भी मीडियम्स के हो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। सारी चीजें नोट कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टान। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इग्नियस रॉक जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है और वो किस किस टाइप की होती है, कैसे उसका सिलिका पे क्या डिपेंडेंसी रहती है, ये सारी चीज़ें थी। तो आज हम लोग जानेंगे एक नई रॉक के बारे में जिसको बोलते हैं हिंदी में अवसादी चट्टान, या इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं कि 26, 27 और 28 यानी कि कल से अनअकैडमी सबमिट शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो उसको ज्वाइन करिए। उसमें इंडिया के टॉप मोस्ट लेवल के, हर एक फील्ड के जो एक टॉप मोस्ट लेवल के पर्सन हैं वो आएंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करेंगे, जो आपकी यूपीएससी की जर्नी में या आपकी लाइफ की जर्नी में आपको थ्रू आउट हेल्प करेगा। तो उनके विचारों को सुनिए, उनसे अच्छी चीज़ें ग्रहण करने की कोशिश करिए। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी सबमिट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको ज्वाइन करिए 26, 27 और 28 जून को। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो ध्यान से, जब मैंने रॉक्स का इंट्रोडक्शन लिया था, यानी कि आप अभी से 2 लेक्चर पहले का लेक्चर आप देखोगे, अगर नहीं देखा तो वो जाके देखना। तो उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रॉक्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। तो जो इग्नियस रॉक थी, तो उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसकी जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पर होता है? वॉल्केनिज्म से होता है। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो इनका जो प्रोसेस था वो क्या था? अनाच्छादन जो प्रोसेस था, यानी कि डिन्यूडेशन। ठीक है। और चौथा मेटामॉर्फिक रॉक है। ये क्या होगा? जो पहले से ही एग्जिस्टिंग रॉक है उसी में कुछ कन्वर्जन होगा और चेंज होके, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? मेटामॉर्फिक, यानी कि कायांतरिक चट्टानों में। तो देखो, हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से, आज हम लोग को इसको पढ़ना है। तो इसको पढ़ना है तो इसका मतलब इसको देखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं, तो इसका जो ओरिजिन होता है, इसकी ओरिजिन की बात करें या इनके फॉर्मेशन की बात करें,
इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, एक प्रोसेस है उसका नाम है अनाच्छादन प्रोसेस, ठीक है ना। अनाच्छादन की इंग्लिश होती है डिन्यूडेशन, उसको याद रखिएगा। सबसे सिंपल सा ऐसे फ्लोचार्ट बना के आप भी अपने कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करते जाइए। तो ये क्या होता है? अनाच्छादन का प्रोसेस होता है। अगर अनाच्छादन की बात करते हैं या डिन्यूडेशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारे 3 प्रोसेसेस आते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेदरिंग। दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इरोजन। और तीसरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मास वेस्टिंग। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। जो वेदरिंग होती है, इरोजन की हिंदी होती है अपरदन, वेदरिंग की हिंदी होती है अपक्षयण, और इसकी हिंदी होती है वृहदशरण, ठीक है। तीनों चीजें नोट कर लीजिए। तीनों क्या है? तीनों कंबाइंड हो जाते हैं। जब तीनों कंबाइंड होके क्या कहलाते हैं? डिन्यूडेशन प्रोसेस या अनाच्छादन की प्रक्रिया कहलाते हैं। और इन्हीं अनाच्छादन की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का। अब देखो, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये वर्ड कहां से आया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में एक शब्द है, उसका नाम है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम, इसका अर्थ होता है सेटलिंग, किसी चीज को सेटल करना, या क्या बोलते हैं कि व्यवस्थित करना, ठीक है ना। तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी हैं कि इनको कई सारी रॉक्स थी, उनको सेटल कर दिया गया, उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया, तो उसी को बोला गया क्या? अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसकी जो लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है वो क्या होता है? सेडिमेंटम या सेटलिंग या व्यवस्थित करना, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? अनाच्छादन प्रोसेस। अनाच्छादन में बेसिकली 3 प्रोसेस आते हैं, वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग, ठीक है। अब हालांकि चूंकि ये सारे प्रोसेस हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही है अच्छे से, बट हम यहां पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिससे कि हमको अवसादी जो चट्टान है उसके बारे में क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये तीनों प्रोसेस कैसे इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका फ्लोचार्ट कैसा है, इसके फॉर्मेशन का कैसे फ्लोचार्ट होता है। तो अगर बात करें अवसादी चट्टानों का, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है वेदरिंग का, यानी कि अपक्षयण का। सबसे पहला प्रोसेस क्या है अवसादी चट्टानों के निर्माण में? बहुत बेसिक से बता रहा हूं, आप एक एक चीज ध्यान से सुनिए, एकदम शांत मन से यहां से अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखिए। कि वेदरिंग, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है वेदरिंग। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है इरोजन का, यानी कि बात करें किसका? अपरदन का। तीसरा, इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है, इसको क्या बोलेंगे कि सेडिमेंटेशन, है ना, या ये जो निक्षेपण होता है, या डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है? निक्षेपण, ठीक है। सेडिमेंटेशन के बाद क्या आता है? सेडिमेंटेशन के बाद आता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन की हिंदी क्या होती है? इसको बोलते हैं संघनित करना, या कंप्रेशन, दबाव बनाना, ठीक है। कॉम्पैक्शन के बाद क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन की हिंदी क्या होती है? शिलीभवन। ऐसी एनसीईआरटी में हिंदी दे रखी है, तो आप लिथिफिकेशन से याद करिए, ये थोड़ी सी कठिन पड़ जाएगी। तो लिथिफिकेशन, ठीक है। जब लिथिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जाके ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, मैं हट जा रहा हूं, एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि देखिए, सबसे पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहला स्टेप आएगा वेदरिंग का, यानी कि अपक्षयण का। दूसरा स्टेप आएगा इरोजन का। तीसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन का। चौथा स्टेप है कंपैक्शन, या इसको बोलते हैं संघनित करना। संघनित का मतलब होता है कंपैक्शन का मतलब होता है कंप्रेस कर देना, ठीक है ना। इसी को क्या बोल देते हैं? कंप्रेस करना भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंप्रेस करना, कॉम्पैक्शन को ही कंप्रेस करना बोल देते हैं। और लास्ट में क्या आता है? लिथिफिकेशन, यानी कि शिलीभवन, ठीक है ना। तो हम हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेते हैं। तो ये सारे स्टेप के बाद, ये जब पूरे स्टेप हो जाते हैं तो उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है? उसके बाद हमारी जो अवसादी चट्टान है या सेडिमेंट्री रॉक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट जो था ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब अगर अपक्षयण की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या वर्ड यूज हो रहा है, अपक्षयण, इसकी इंग्लिश क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग वेदर, मौसम। तो अपक्षयण जो होता है उसमें बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ये इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस यही होता है अब सादी चट्टानों के बनने का, सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है। वेदरिंग में क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मौसम में परिवर्तन, चेंज इन वेदर, ठीक है। मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, मौसम में परिवर्तन के अलावा जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, तो इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं हमारे मतलब क्लाइमेट में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षयण। अब देखो ध्यान से, एक चट्टान है कोई, ठीक है ना, ये चट्टान है, ये चट्टान है कोई, तो इसको एग्जांपल से समझाता हूं, यहां पे देखना ध्यान से। आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी, सेडिमेंटम, ठीक है ना, सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अब देखो जैसे कोई एक चट्टान है, रॉक है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, लगातार कई डिकेड्स तक इस रॉक के ऊपर रेनफॉल हो रहा है। तो ये जो पानी है, ठीक है ना, ये जो वाटर है, ये क्या कर रहा है, इस रॉक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या करेगा, क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब किसी चीज़ पे पानी अगर खुले पे रखी हुई है, पानी पड़ रहा है, तो या तो वो सड़ जाएगी या वो गलेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो आउटपुट क्या आता है, सड़ना या गलना या टूटना, फूटना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें अपक्षयण में। तो ये क्या होगा, कुछ टाइम के बाद देखा गया कि इस रॉक में ऐसा करके एक दरार टाइप की पड़ गई है, ठीक है ना। अब कंटिन्यू रेनफॉल जो है वो तो कंटिन्यू होती जा रही है, थोड़े समय के बाद देखा गया ये दरार जो थी वो क्या हो गई, वो थोड़ी सी और ज़्यादा डीप हो गई, ठीक है ना, और ज़्यादा डीप हो गई, तो इसमें रेनफॉल होता गया। अब कुछ टाइम के बाद देखा गया कि भाई ये जो दरार थी, ये दो पार्ट में, ये जो रॉक था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, जहां पर एक चट्टान इस तरीके से वहां पर दरार पड़ती है, फिर दरार थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे ये दो पार्ट में किसी भी रॉक को डिवाइड कर देती है। तो इस प्रोसेस में अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो क्यों रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। अब रेनफॉल किसका उदाहरण होगा, रेनफॉल उदाहरण होगा वेदरिंग का, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, रेनफॉल हो गया। अब क्या हुआ, रेनफॉल में ये चीजें सड़ रही हैं या टूट रही हैं। अब बात करी जब बहुत ज्यादा गर्मी की, अगर बात करी जाए टेम्परेचर ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इक्वेटर के पास जो चट्टानें होंगी तो उसमें साल भर एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। तो साल भर जब एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है तो चट्टानें क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो चट्टानों में क्या होगा, एक्सपेंड करेंगी। टेम्परेचर कम होगा तो चट्टानें क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। चीज समझ में आ रही है, चट्टानें क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी, चट्टानें क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। जब सर्दियों का मौसम आ जाएगा, विंटर्स के सीजन में, तो चट्टानें होती हैं वो सिकुड़ती हैं। अब 6 महीने बाद जब देखा गया फिर से गर्मियां आ गई तो फिर से एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर किसी सॉलिड चीज में इस तरीके से कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, कभी एक्सपेंशन कभी कंप्रेशन, कभी जो है वो उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रही है, कभी वो सिकुड़ रही है, तो ऐसा करते 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 एक पोजीशन ऐसी आएगी कि चट्टान में भाई बीच में दरार पड़ेगी और वो ब्रेक होकर टूट जाएगी, क्योंकि सॉलिड चीज इतना जो इलास्टिसिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो उसमें कुछ ना कुछ टूटना फूटना हो जाएगा, या सड़ गल जाएगी या टूट जाएगी, फूट जाएगी। सड़ना गलना कहाँ होता है, जैसे रेनफॉल हो रहा है तो इसमें सड़ना गलना होता है। टूटने फूटने की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है जब क्या कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस से एक चट्टान जो है वो कई सारे चट्टानों में विभक्त हो जाती है, कई सारे उसमें टूट जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो कहने का मतलब है कि वेदरिंग को अगर बताया जाए कि वेदरिंग में क्या होता है, मौसम में परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर कम ज्यादा होने के कारण यदि चट्टान में क्या हो जाते हैं, चट्टान जो है वो ब्रेक हो जाती है, चट्टान क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। चट्टान का, एक चट्टान का ब्रेक होके कई सारे ऐसे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रेक हो जाना। तो इसी को बोलते हैं क्या है कि वेदरिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये चीज आपके समझ में आ गई है तो हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा स्टेप था वो क्या था, वो था हमारा इरोजन का, या जिसको क्या बोलते हैं, अपर्दन,
ठीक है, तो अभी बेसिक चीज जान लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल जान लीजिए कि अब देखो पहले स्टेप के बाद क्या हुआ है कि जो चट्टानें हैं वो ब्रेक हो गई हैं, ब्रेक होकर कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई हैं। अपर्दन में क्या होता है, अपर्दन के लिए कई सारे बाह्य कारक होते हैं, बाह्य कारकों से होता है ये, है ना। बाह्य कारकों से मतलब इसका मतलब होता है या तो वायु, है ना, या कैसा बहता हुआ जल, है ना, या बात करी जाए ग्लेशियर, है ना, या बात करी जाए ओशनिक करेंट्स की, महासागरीय तरंगों की। तो ये सब क्या है, ये बाहर के फैक्टर्स हैं। ये बाहर के फैक्टर्स कैसे लग रहे हैं, देखो बाह्य कारकों द्वारा, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं। अब ये अपर्दन के कारक होते हैं। कई बारी कई बारी प्रश्न इस पे ये बन जाता है कि इनमें से कौन सा अपर्दन का कारक नहीं है, तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अपर्दन का कारक है। तो मैं जितने तुम्हें बता रहा हूं ये अपर्दन के कारक होते हैं, ठीक है। तो ये इरोजन के फैक्टर्स होते हैं। देखो कैसे, वायु क्या है, बहती है और बाहर की तरफ बह रही है, एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये क्या करेगी, इस चट्टान के टुकड़े को, जो अभी वायु जो है वो ऐसे आ रही है, बह रही है, तो वो क्या करेगी, इस चट्टान के टुकड़े को अपने साथ बहाती हुई ले चली जाएगी, ठीक है ना, अपने साथ लेती हुई चली जाएगी। और जहां पर वायु की स्पीड स्लो हो जाएगी वहां पर इस चट्टान के टुकड़े को क्या कर देगी, रख देगी। भाई देखो इस चट्टान का जो टुकड़ा है वो फॉर एग्जांपल की 10 kg का है, तो वायु की स्पीड है, जो विंड की स्पीड है वो फॉर एग्जांपल की 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 10 किलो के पार्टिकल को हिला देती है। मान लेते हैं ये हिला देती है, ठीक है। तो हिला देने का मतलब है वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे वायु की वेलोसिटी धीरे होती जा रही है, 50 किलोमीटर, 80 से हो गई मान लो 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, अब उसके पास इतना फोर्स नहीं है कि वो इतने ज्यादा मास के पार्टिकल को आगे हिला पाए, है ना, आगे और ले जा पाए। तो वो क्या करेगी, वहीं पर रख देगी। तो बेसिकली जो इरोजन हो रहा है, तो जो इरोजन होता है, तो इरोजन में क्या होता है, इरोजन में बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि स्थानांतरण हो रहा है। स्थानांतरण किसका, अवसादों का। अवसादों का मतलब सेडिमेंट्स का। और वो सेडिमेंट्स कहां से आए हैं, वो आए हैं कहां से, वेदरिंग से। जो वेदरिंग का कॉन्सेप्ट था उसमें चट्टानों के टुकड़े टूट गए थे, उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को ऐसे वायु जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको स्थानांतरण कर रही है। तो अभी यहां पर टुकड़े रखे हुए थे, कई सारे टुकड़े ऐसे रखे हुए थे, यहां पे जो वायु है वो बह रही है और इन टुकड़ों को यहां पर डिपॉजिट करती जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे करके यहां पर डिपॉजिट करती जा रही है इन टुकड़ों को। तो यही क्या होता है, यही प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, स्थानांतरण का। किसका स्थानांतरण, अवसादों का। यहां पर ये जो अवसाद है उन्हीं का स्थानांतरण इस जगह से और इस जगह पर हो रहा है। तो एक बात तो समझ में आई कि भाई वायु है, ये भी एक बाह्य कारक है। अपर्दन का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो बहता हुआ जल, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं पर नदी है, ठीक है ना, अब नदी के बीच, नदी के किनारे जो भी ये कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो जो भी मट्टी है, जो भी सैंड बालू है, उन सबको बहाती हुई ले जाएगी और एक जगह जाकर क्या कर देगी, निक्षेपित कर देगी। तो इसी तरीके से जो बहता हुआ जल होता है, या नदी होती है, या कोई समुद्र है, तो वो भी क्या करता है, वो भी अवसादों का निक्षेपण करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। बात करी जाए ओशनिक करंट की, यानी कि देखो समुद्र का जल क्या है, समुद्र का जल अभी ऐसे शांत है। जब इसमें क्या होगा, टाइडल मतलब ज्वारी के थ्रू या फिर कोई भी मूवमेंट के थ्रू वहां पर क्या हो जाए, ये समुद्र का जल जो है वो चलायमान हो जाए। तो जब समुद्र का जल जो है वो चलायमान हो जाएगा तो अपने रास्ते में पड़ने वाले जो निक्षेप हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, जो उनको लेके चल देगा। और जहां पर उसकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, जब उनको लेने की क्षमता जो है, उसको आगे बढ़ाने की क्षमता जो है वो कम होती जाएगी, तो उसको वहीं पर निक्षेपित कर देगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बहता हुआ जल है वो भी क्या करता है, बाह्य कारक होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सब कारक हैं, ये सब हेल्प क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को। कौन से सेडिमेंट्स को, जो वेदरिंग यानी कि अपक्षयण के प्रोसेस से जो एक चट्टान से के टुकड़े हो गए थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपर्दन या इरोजन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यानी कि पहला कॉन्सेप्ट था अपक्षयण, उसमें हमने देखा कि कैसे एक चट्टान जो है वो टुकड़ों में फॉर्म हो जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। दूसरा प्रोसेस था अपर्दन, इसमें क्या होता है कि वही टुकड़े एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो जब ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या कहता है, हमारा जो थर्ड स्टेप है
वो कहता है सेडिमेंटेशन या डिपॉजिट। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें यही बताया गया है कि इरोजन के थ्रू, यानी कि अपरदन के साथ क्या होता है, जो सेडिमेंट्स हैं, है ना, जो अवसाद हैं, सेडिमेंट्स को कलेक्ट करना एक जगह पर। ठीक है, जो अवसाद आ रहे हैं, ठीक है, देखो अपक्षयण में क्या हुआ, चट्टान टूटी। इरोजन में क्या हुआ, अपरदन में क्या हुआ कि वो जो चट्टान, जो नदी थी वो उस चट्टान को बहा कर ले आ रही है। और सेडिमेंटेशन यानी डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि एक जगह पर कई सारी चीजें जो है वो कलेक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। इसी के जस्ट बाद जो हमारा चौथा प्रोसेस आता है वो क्या कहता है, वो कहता है कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि प्रेशराइज करना, उसको एक सघन अवस्था में करना। देखो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हुई वेदरिंग, वेदरिंग में चट्टान गई टूट, चट्टान के टूटने के जस्ट बाद हुआ क्या, इरोजन। इरोजन के बाद क्या हुआ, इरोजन का मतलब है बह, जो सारे टुकड़े थे वो सब बह के चले जा रहे हैं। अगर वो हल्के हैं, अगर उनको बहाने का पॉसिबिलिटी है तो वो पक्का बहेंगे, या तो वायु से, या जल से, हिमनद से, या तो ओशनिक करंट से। तो इन चारों कारकों से वो एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाएंगे। जहां पर बहा के ले जाया जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इनका कलेक्शन हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, इनका कलेक्शन हो रहा है, कई सारे कलेक्ट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं। अब क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि सवेरे 8 बजे क्या हुआ, किसी चट्टान में हुई वेदरिंग, तो चट्टान के हो गए टुकड़े कितने बजे, सुबह 8 बजे। ठीक है, अब वो टुकड़े जो थे वो वहां पर इकट्ठा हैं। अब क्या हुआ, 9 बजे वहां पे बहुत तेज चली एक वायु, एक विंड वहां से मूव कर गई। तो उसने क्या करा कि इन टुकड़ों को 9 बजे सवेरे उठा के और जो है 2 किलोमीटर दूर जाके कहीं पर कलेक्ट कर दिया, कहीं पर ऐसा कलेक्ट करा। तो यहां पर जब कलेक्ट करा तो उसको यहां तक आने में लग गया 10 बज गया। ठीक है ना, 10 AM, 10 बजे तक यहां पर ऐसा एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, फिर क्या देखा गया कि ठीक 10 बजे एक और वायु की एक करंट जो थी वो वहां से फ्लो हुई जहां पर वेदरिंग हुई थी, और वहां से फिर चट्टानों को उसने उठाया और उसको पहले यहां पर जो था वो कलेक्शन हो गया जब पहली बार था, ये सवेरे 10 बजे की बात है। इसके बाद जब दोबारा आया तो अब देखो ये तो एक लेयर बन गई ना, ये तो एक लेयर बन गई। उसके ऊपर क्या होगा, दोबारा जो वायु आई उसने यहां पर कलेक्शन कर दिया, ये था 11 बजे का। इसके ऊपर एक तीसरी वायु आई, उसने यहां पर ऐसा कलेक्शन कर दिया, ये था सुबह 12 बजे दोपहर का। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि ये जो है, ये क्या है, इसको अगर बात करें तो ये लेयर एक बनती जा रही, लेयर 1, ये क्या है लेयर 2, ये क्या है लेयर 3। ऐसी लेयर जो है वो बनती जा रही हैं। और जैसे जैसे लेयर्स बनती जा रही हैं तो अब देखो जो तीसरी लेयर है, अब देखो पहली लेयर के ऊपर जब कोई चीज आ जाएगी तो मेरे भाई जो नीचे वाली लेयर उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी कि इसका जो प्रेशर है, इसका जो दबाव है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसका दबाव बढ़ता जा रहा है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर है इस पे इसका कुछ प्रेशर था, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई तो इसका प्रेशर बढ़ गया, इसके ऊपर एक और लेयर आ गई तो इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे करता जा रहा, प्रेशर बढ़ता जा रहा और लेयर पे लेयर जमा होती जा रही हैं। तो यहां पर लेयर्स जमा हो रही हैं। देखो सबसे बड़ी बात कि लेयर बन रही है, लेयर बन रही है, और क्या हो रहा है देखो यहां पे समझाता हूं। एक तो है कि जो लेयर है वो बन रही है, और जो ऊपर वाली लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वह जो नीचे वाली लेयर है, लेयर पर क्या कर रही है, दबाव बढ़ा रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। एक लेयर बनती जा रही है, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर और लेयर। तो ये लेयर्स क्या कर रही हैं, ये जो लेयर्स बनती जा रही हैं, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता जा रहा है, जो दबाव है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे दबाव से, इसी कॉम्पैक्शन से, इसी सघन अवस्था से, इसी को बोल रहे हैं कि यहां पर अब अवसादों से बनी एक लेयर। अब इससे क्या हो रहा है,
अवसादों की परत बन रही है। अवसादों की क्या बन रही है? परत बनती जा रही है। यही अवसादों की परत जब बहुत हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर में कंडेंस होती जाएगी, सघन होती जाएगी और ज्यादा डेंस होती जाएगी। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है कॉम्पैक्शन का। ये किसका प्रोसेस है? ये प्रोसेस है कॉम्पैक्शन का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अवसादों की परत जो है वो बनती जाती है, ये प्रोसेस होता है कॉम्पैक्शन का। और लास्ट में प्रोसेस आता है, जो 5th नंबर का प्रोसेस था, उसको क्या बोल रहे थे? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन का मतलब शिलीभवन। लिथिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि भाई, अब देखो, लिथिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर एक वर्ड यूज होता है, सीमेंटेशन। अब इस सीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? देखो, आपने देखा होगा, इसका रियल लाइफ अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी आपने कोई घर बनते हुए देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एक बड़ी सी मशीन होती है गोल शेप में। तो वो क्या करती है? वो कंक्रीट को, गिट्टियों को, सीमेंट को आपस में एक मिक्सचर तैयार करती है। उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? कंक्रीट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है? वो कंक्रीट क्या होती है, उसकी जब लेयर एक बिछाई जाती है तो उसमें क्या होता है, वो जैसे बोलते हैं, जिसको लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं, ये आरसीसी की लेयर बिछाई जा रही है। तो वो जो कंक्रीट की लेयर बिछाई जाती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग इसलिए होती है क्योंकि वो क्या करती है, वो अपने अंदर पानी, पहले तो उसमें पानी डाला जाता है, तो वो क्या करती है, वो सारे पानी को क्या करती है, सोख लेती है अपने अंदर, सोख के, और एक जो कंक्रीट, जो गिट्टियां होती हैं, उस गिट्टी को आपस में खूब कस के बांध लेती है, पानी सोखती है, और सीमेंट की हेल्प से दो गिट्टियों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और वो आपस में बहुत संघनित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत अटैच हो जाते हैं। तो काफ़ी जो है मजबूत जो है वो छत ऐसा क्रिएट हो जाती है, अगर टेरिस पर टेरिस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंक्रीट, इसी को बोलते हैं सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो चट्टानें होती हैं, इनके बीच में जो क्ले होती है, जो मट्टी होती है, अब ये क्या है, देखो, इसके पहले का प्रोसेस क्या था? कॉम्पैक्शन का। कॉम्पैक्शन के प्रोसेस में क्या था कि लेयर जो थी वो एक के ऊपर एक जमती जा रही थी। अब कोई भी लेयर है तो उसके अब जो बड़ी चट्टानें होंगी उसके बीच बीच में छोटी चट्टानें भी होंगी, कुछ चिकनी मिट्टी होगी, कुछ बालू होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये चिकनी मिट्टी है, इसके बाद एक और चट्टान है, फिर ये चट्टान है, यहाँ पे चिकनी मिट्टी होगी, यहाँ पे चिकनी मिट्टी होगी। तो ऐसा चिकनी मिट्टी भी होती है और चट्टानें और चट्टान होती है, बालू भी होती है। तो इन सबके मिक्सचर को जो इसमें जब जल आता है तो जल क्या करता है, पूरा अवशोषित, ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर इस जल का अवशोषण कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी बचा जल है वो इवेपोरेशन के थ्रू, वाष्पीकरण के थ्रू वायुमंडल में चला जाएगा। तो उसके बाद जब ये पूरा जल को अवशोषित कर लेती है, उसके बाद एक कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, कंक्रीट का, और ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद हमारी जो रॉक है उसका निर्माण होता है। और कौन सी रॉक? सेडिमेंट्री रॉक। तो कहने का मतलब है लिथिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है शिलीभवन में, इसी में प्रोसेस होता है सीमेंटेशन का। सीमेंटेशन में प्रोसेस में क्या होता है कि जो मट्टी होती है, जो बालू होती है, वो वाटर का यूज करके चट्टानों को एक दूसरे में चपका लेती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो आकर्षण बल होता है, और बहुत ज़्यादा संघनित फॉर्म में इनको चपका लेती है, ठीक है, एक दूसरी चट्टानों को। तो ये आपस में मिलके एक बड़ी सी चट्टान बना देती हैं, उसको कंक्रीट बोलते हैं, इसे कंक्रीट बोलते हैं। तो इसी जो चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। अवसाद क्यों? क्योंकि अवसादों की इसमें परत पाई जाती है। तो यानी कि इससे हमें यह भी चीज़ पता चलती है कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि परतदार होती हैं, ठीक है, परतदार होती हैं, और कई सारे चट्टानों का मिक्सचर होता है। उसी मिक्सचर को जब कंबाइंड कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन अंडर सीमेंटेशन, तब हमको एक नया रॉक मिलता है, एक कंक्रीट मिलती है, पूरी एक चट्टान मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि अवसादी चट्टानों का जो हमने 5 प्रोसेस पढ़े थे, सबसे पहला प्रोसेस था वेदरिंग का। उसके बाद वेदरिंग में क्या होता था? टूटना। वेदरिंग में कोई भी चीज होती थी वो विभक्त हो जाती है। इरोजन में वही विभक्त जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करे जाते हैं। उसके बाद जब सेडिमेंटेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं या डिपॉजिट्स का, तो उसमें क्या होता है, वही सारे जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं, जो टूटे हुए पदार्थ हैं, वो एक जगह जो है वो इकट्ठा होते जाते हैं, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं?
इस प्रक्रम को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसके बाद आता है कॉम्पैक्शन, का मतलब होता है हाई प्रेशर प्रोड्यूस करना। कौन प्रोड्यूस करता है? जो ऊपर वाली लेयर होती है वो अपने से निचली परत को एक बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही होती है, तो प्रेशराइज करते करते वो डेंस फॉर्म में आती जाती है। अब देखो कोई भी भारी चीज होगी तो दबाएगी तो ये और दबेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होने के बाद जो स्टेप आया था वो क्या था? लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन में चट्टानों के बीच में मौजूद जो रेत है, जो चिकनी मिट्टी है, जो क्ले है, वो क्या करती है? वो जल की सहायता से इन सारे जो ये सेडिमेंट्स होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं, इनको आपस में कलेक्ट कर देती है और बहुत मजबूती से जोड़ देती है, तो ये एक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। उसी कंक्रीट ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोल देते हैं? अवसादी चट्टान। तो ये पूरी जो थ्योरी थी ये बताती है कि जो अवसादी चट्टान होती है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है और कैसे बनती है।